Good morning, everyone. In the last lecture, we learnt about the various conservation methods of the soil. इस lecture में हम पढ़ेंगे water के बारे में. So, water is a vital renewable resource. तो ये जो water है हमारा, ये एक renewable resource है, मतलब ये दोबारा हमें मिल सकता है, ये renew हो सकता है. तो हमारा जो earth surface है उसका 3/4 part ये पानी से covered है, इसीलिए हम अर्थ को एक वाटर प्लैनेट भी कहते हैं, बिकॉज बहुत सारा हिस्सा अर्थ का पानी से कवर्ड है. जितने भी हमारे प्रिमिटिव ओशियंस थे उनके अंदर लाइफ बिगिन हुई थी 3.5 बिलियन ईयर्स पहले. तो प्रिमिटिव ओशियंस का मतलब जो बहुत ही पुराने ओशियंस हैं उनमें लाइफ जो स्टार्ट हुई थी वो 3.5 बिलियन ईयर्स पहले हुई थी. और आज भी ओशियंस के अंदर हमें बहुत सारा प्लांट और एनिमल लाइफ देखने को मिलती है. द ओशन वाटर इज़ वेरी सैलाइन, मतलब बहुत ही ज़्यादा खारा पानी होता है, बहुत ही ज़्यादा नमकीन यहाँ का पानी होता है, इसीलिए इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. इंसानों के लिए ये ठीक नहीं है कंज्यूम करना. फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%. जो 3/4 है अर्थ का सरफेस जो पानी से कवर्ड है, उसका केवल 2.7% ही हम यूज़ कर सकते हैं. फ्रेश वाटर है, मतलब पीने लायक पानी है. नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शीट. और जो हमारे पास ये 2.7% है, इसका भी 70% हमें बर्फ़ के रूप में मिलता है इन फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स या फिर आइस शीट्स के रूप में देखने को मिलता है. तो कहाँ पे मिलता है? इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड अदर माउंटेन रीजन्स. इंडिया में जो हिमालयाज़ हैं वहाँ पे भी आपको ये आइस शीट्स देखने को मिलती हैं. अदर देन दैट अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड जैसी जगहों पे भी यहाँ पे आइस शीट्स और ग्लेशियर्स हैं. ड्यू टू देयर लोकेशन दे आर इनएक्सेसिबल. ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे, ऊंचाई पे मिलते हैं, वहाँ तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा कठिन है, इसीलिए वो इनएक्सेसिबल है, मतलब वहाँ पे आसानी से नहीं पहुँचा जा सकता. ओनली 1% ऑफ द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल एंड इट इज़ फिट फॉर ह्यूमन यूज़. केवल 1% ही पानी है जो फ्रेश वाटर है और जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए बिल्कुल फिट है. वो हमें ग्राउंड वाटर के रूप में मिलता है, सरफेस वाटर के रूप में रिवर्स में मिलता है, लेक्स में, या फिर एज इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर. तो कौन कौन सी फॉर्म्स में हमें ये पानी मिल सकता है? जो 1% है ग्राउंड वाटर, मतलब जो ज़मीन की सतह के नीचे हमें पानी मिलता है, जिसको हम हैंड पंप या फिर ट्यूबवेल्स के थ्रू निकालते हैं. एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, मतलब जो ज़मीन की सतह पे हमें पानी मिलता है नदियों के रूप में, नहरों के रूप में. एंड एज वाटर वेपर्स इन द एटमॉस्फेयर, और जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो भाप है जिससे हमें बारिश मिलती है, उसके रूप में ये 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है. क्योंकि हमारा जो फ्रेश वाटर है उसकी अवेलेबिलिटी इतनी ज़्यादा कम है, हमें बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, तो इट इज़ अ वेरी प्रेशियस सब्सटेंस. तो अर्थ पे जो वाटर है वो ना ही ऐड कर सकते हैं उसको, ना ही हम घटा सकते हैं. उसकी जो वॉल्यूम है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब जितना पानी पहले था उतना ही पानी अभी भी है. Its total volume remains constant. Its abundance only seem to vary because it is in constant motion, cycling through the oceans, the air, land and back again through the process of evaporation, precipitation and runoff. तो पानी जो है हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर घूमता रहता है. वो कभी इवेपोरेट होगा, कभी उसके बादल बन जाएंगे और फिर वो दोबारा से ज़मीन पे गिर जाएगा. कॉन्टिन्यूस मोशन में रहता है, इसीलिए हमें उसकी अबंडेंस का पता नहीं लगता कि कितना ज़्यादा पानी अभी धरती के ऊपर अवेलेबल है. दिस इज़ ऑलरेडी, एज यू नो, इसको हम वाटर साइकिल कहते हैं. द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड देन अगेन प्रेसिपिटेशन. प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है बारिश करना, और रन ऑफ का मतलब होता है जब बारिश का पानी बह जाता है, उसको हम रन ऑफ कहते हैं. इस पूरी साइकिल को हम वाटर साइकिल के नाम से जानते हैं. ह्यूमन यूज़ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग एंड वॉशिंग बट ऑल्सो फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. तो ह्यूमन जो है वो बहुत ज़्यादा पानी को कंज्यूम करते हैं. पानी का कंजम्पशन हमारा कितना है वो हम इस टेबल के थ्रू देख सकते हैं. वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, फ्लशिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, वॉशिंग यूटेंसिल, गार्डनिंग वगैरह, ये सब का हमें यहाँ पे वाटर का यूजेज बताया गया है. तो एक एवरेज अर्बन इंडियन का, मतलब एक आम व्यक्ति जो शहर में रहता है, वो एटलीस्ट 150 लीटर्स पानी का एक दिन के अंदर यूज़ करवा, जो डेली कंजम्पशन है. इसके अलावा हम किस किस चीज़ में पानी यूज़ करते हैं? एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, बिजली बनाने के लिए, रिजर्वायर्स के थ्रू. इसके अलावा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, राइजिंग डिमांड्स फॉर फूड एंड कैश क्रॉप्स, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड राइजिंग स्टैंडर्ड फॉर लिविंग आर मेजर फैक्टर्स लीडिंग टू द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, ईदर ड्यू टू ड्राइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज और वाटर पोल्यूशन. कि हमारी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो एग्रीकल्चर
ज़्यादा करना पड़ता है, एग्रीकल्चर के लिए हमें और भी ज़्यादा पानी यूज़ करना पड़ेगा। और यही जो हमारी साइकिल है, इसके कारण हमारा जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है और पोल्यूशन भी उसका काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। Now we are going to read about the problems of water availability. So do you know में एक फैक्ट बताया गया है कि अमरेली नाम का एक शहर है सौराष्ट्र रीजन में, वहाँ पे 1.5 लाख की जो पॉपुलेशन है वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट है कि उनको पानी खरीदना पड़ता है, वहाँ पे कोई और वाटर का सोर्स अवेलेबल नहीं है। सो ऐसी ही पानी की स्कैरसिटी, पानी की कमी बहुत सारे देशों में देखने को मिलती हैं, अफ्रीका के अंदर, वेस्ट एशिया के अंदर, साउथ एशियन कंट्रीज़ जिनमें इंडिया भी आता है, यूएस, नॉर्थ वेस्ट मेक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका एंड द एंटायर ऑस्ट्रेलिया का पूरा देश, यहाँ पे पानी की शॉर्टेज है, फ्रेश वाटर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा कम है। तो कुछ कंट्रीज़ जो ऐसे क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर, मतलब ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और उसकी वजह से सूखा पड़ जाता है, ऐसे कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा पानी की कमी देखने को मिलती हैं। दस वाटर शॉर्टेज में बी ए कॉन्सिक्वेंस इन वेरिएशन ऑफ द सीजनल एंड एनुअल प्रेसिपिटेशन और द स्कैरसिटी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सोर्सेज। तो इसके अंदर आपको बताया गया है कि पानी की कमी इस वजह से भी हो सकती है कि किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, बारिश की कमी के कारण पानी कम हो सकता है, या फिर ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जितना पानी अवेलेबल है हम उसको बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कंटामिनेट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं, तो इस वजह से भी पानी की अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्स, कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। एक्सेस टू क्लीन एंड एडिक्वेट वाटर सोर्सेज इज़ अ मेजर प्रॉब्लम फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। मतलब आज लोगों के पास बिल्कुल भी साफ़ पानी नहीं है और जितना पानी उन्हें चाहिए उतना पानी उनको नहीं मिलता है, तो बहुत सारे हमें कंजर्वेशन के स्टेप्स लेने चाहिए पानी बचाने के। पानी रीन्यूएबल रिसोर्स है, वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ओवर यूज़ और पोल्यूशन की वजह से हमें साफ़ पानी की कमी जो है वो पड़ सकती है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड वेस्ट, पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, एग्रीकल्चरल केमिकल्स एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज़ आर मेजर कंटामिनेंट्स। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि पानी को कौन कौन ख़राब करता है। तो हम जितना ज़्यादा पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए, केमिकल्स यूज़ करते हैं, उसके अलावा जो गंदा हमारे घरों का पानी है वो डायरेक्टली नदियों में डाल देते हैं, और इंडस्ट्रीज़ के जो एफ्लुएंट्स हैं, इंडस्ट्रीज़ के अंदर से जो गंदा पानी आता है वो भी डायरेक्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर डाल दिया जाता है। इसी वजह से जो हमारा पानी है वो ख़राब हो जाता है। तो दे पोल्यूट वाटर विद नाइट्रेट्स, मेटल्स एंड पेस्टिसाइड्स। जो ये केमिकल्स हैं इनके अंदर नाइट्रेट्स होते हैं, मतलब बहुत ही अलग अलग टाइप के केमिकल्स होते हैं जो पानी को ख़राब कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास एक इमेज दी गई है रिवर यमुना की, बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर पोल्यूशन हो चुका है और दिल्ली में यमुना की स्थिति आज बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो जितने भी ये केमिकल्स हम रिवर्स के अंदर या वाटर बॉडीज़ के अंदर छोड़ते हैं, ये पानी के अंदर घुलते नहीं हैं और वो ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर डायरेक्टली आ जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमंस में भी बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं। वाटर पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग दीज एफ्लुएंट्स सूटेबली बिफोर रिलीजिंग देम इनटू वाटर बॉडीज़। तो हम क्या कर सकते हैं, ये गंदा पानी डायरेक्टली नदियों में छोड़ने की बजाय इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। पहले इस पानी की सफाई कर सकते हैं और फिर इनको हम बहने के लिए भेज सकते हैं। वाटर एंड अदर वेजिटेशन कवर स्लो द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश ग्राउंड वाटर। तो ये यहाँ पे आपको बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि हम पानी को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हम बहुत सारे पेड़ लगाएं, फॉरेस्ट कवर करें, ताकि जो बारिश का पानी ऐसे ही बह जाता है या फिर बहुत सारी जो मिट्टी है वो बारिश के कारण बह जाती है, सबसे पहले तो वो रुक जाए। वाटर हार्वेस्टिंग इज़ अनदर मेथड टू यूज़ सरफेस रन ऑफ, कि जो बारिश का पानी आ रहा है हम उसको कलेक्ट कर लें, इसी को वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, कि हम उसको अपने छत पे कलेक्ट कर लें और उसको फिर एक पाइप के थ्रू एक बड़े से टैंक के अंदर स्टोर कर लें जो बाकी बाद में यूज़ हो सके। हम कनाल्स का यूज़ कर सकते हैं इरिगेशन करने के लिए, खेतों में पानी देने के लिए कनाल्स यूज़ कर सकते हैं, और स्प्रिंकलर्स या फिर ड्रिप इरिगेशन हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके इमेज दी गई है, दिस इज़ अ वाटर स्प्रिंकलर। यहाँ पे आपका बहुत ही कंट्रोल्ड वे में पानी को छोड़ा जाता है। ड्रिप इरिगेशन में पानी जो है वो बिल्कुल बूंद बूंद करके गिराया जाता है, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। द वैल्यूएबल वाटर रिसोर्स कैन देयरफॉर बी कंजर्व्ड बाय अडॉप्टिंग दीज मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो हम ये सारी चीज़ें करके हम फॉरेस्ट को उगा सकते हैं, उसके अलावा हम वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, हम स्प्रिंकलर्स यूज़ कर सकते हैं, ड्रिप इरिगेशन यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम ये सब मेथड्स यूज़ करेंगे तो हम पानी को बचा सकते हैं एग्रीकल्चर के टाइम पे। अब हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ के बारे में। तो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ कहाँ पे हमें देखने को मिलती है, बहुत ही नैरो जोन में, जो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर की कॉम्बिनेशन से बनता है बायोस्फेयर। तो आपको बायोस्फेयर के अंदर ही
नेचुरल जो वेजिटेशन है और वाइल्ड लाइफ है वो देखने को मिलेगी। इन द बायोस्फीयर लिविंग बीइंग्स आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल, मतलब हर एक जीव जंतु एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करता है अपने सर्वाइवल के लिए। द लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम इज़ नोन एज इकोसिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम को जहाँ पे एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंस है, एक दूसरे जानवर के ऊपर इंडिपेंडेंस है, उसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो प्लांट्स और वेजिटेशन दोनों, मतलब वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट्स हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है, जैसे टिम्बर, लकड़ी देती हैं, शेल्टर देती हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। सॉइल्स के लिए बहुत ज़्यादा, सॉइल जो है क्रॉप्स के लिए बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है, वहाँ पे खेती की जाती है। बहुत शेल्टर बेल्ट्स के लिए हमें पेड़ पौधे चाहिए। हेल्प इन स्टोरेज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर और फ्रूट्स, नट्स और ये सारी चीज़ें हमें प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं। अदर देन दैट बहुत ही सारे प्लांट्स के अंदर मेडिसिनल क्वालिटीज़ होती हैं जो एज अ मेडिसिन भी काम करती हैं। देन वी लर्न अबाउट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, तो जितने भी हमारे जानवर होते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ के अंदर इंक्लूड करते हैं। इट इंक्लूड्स बर्ड्स, इंसेक्ट एंड एवरीथिंग। तो बर्ड्स वगैरह से हमें क्या मिलता है, बर्ड्स एंड एनिमल्स से हमें मिल्क, मीट, हाइड, वूल, हाइड मतलब कपड़ा, तो हमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। जैसे हमें लेदर जो है एनिमल से मिलता है, वूल मिलता है। इंसेक्ट्स लाइक बीज प्रोवाइड अस विद हनी, तो हमें हनी बीज प्रोवाइड करती हैं। दे हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ फ्लावर्स, मतलब फूलों के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होती हैं वो उसको स्प्रेड करने में हेल्प करती हैं। और ये ऑल्सो एक्ट एज अ डीकम्पोजर्स, ये डीकम्पोजर्स के रूप में भी काम करती हैं। बहुत सारे जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं वो डीकम्पोजर्स के रूप में काम करते हैं, मतलब जितना भी खाना सड़ जाता है, गल जाता है, तो वो उसको क्लीन करने का काम करते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारा बर्ड है वल्चर। तो ये जो है जितने भी जीव जंतु मर जाते हैं उनके ऊपर, उनको हंट करता है, उनको खाता है। तो ये एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करता है। लेकिन इसकी पॉपुलेशन जो है, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ वल्चर। तो वल्चर आज के टाइम पे इसकी पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा कम हो गई है। सो एनिमल्स बिग और स्मॉल, दे आर इंटीग्रल टू मेंटेन द बैलेंस इन द इकोसिस्टम। तो चाहे जानवर छोटा हो या बड़ा हो, हर कोई इम्पॉर्टेंट है एनवायरनमेंट के लिए। सो वो एनवायरनमेंट के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा। So that was your today's lecture, students. Tomorrow we are going to learn about the distribution of natural vegetation. If you have any doubts, you can ask in the comment section below. And thank you. Have a good day.